हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर हम अभी एक कुंडली का विश्लेषण ही करेंगे और बाकी जो हम अपनी सीरीज को बना रहे थे उनको हम आगे कल और परसों में धीरे धीरे बना के जो विवाह वाली सीरीज थी उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो वर्षफल के हिसाब से बन रहा है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि वो चीजों को एक साथ कनेक्ट करना होता है, तो वो चीजें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद उन जातक का जिन्होंने कि चैनल के लिए पूरा लोगो डिजाइन किया। काफी बेहतरीन आपने अपना मेहनत की है और इससे ज्यादा बात मुझे ये अच्छी लगी कि आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे थे जब भी मैं उसको अपलोड कर रहा था, तुरंत जो भी रिक्वायरमेंट थी आप बिल्कुल उसको दे रहे थे। थैंक्स अलॉट इस प्यार के लिए और इस मोहब्बत के लिए। चलिए आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। ये केस जो था, ये केस मेरे पास बहुत पहले आया था। आई थिंक हमारी मुलाकात हुई थी 2017 का शायद पीरियड रहा होगा, 17 या 18 रहा होगा। मतलब उस समय मैं फेसबुक के अंदर फ्री जो ये सर्विस होती है एस्ट्रो की, इसमें नया नया आया था और बुकिश नॉलेज तो मैं लेकर आया था, नो डाउट्स। किताब का मेरे पास इतना ज्ञान था कि इसको लगन कहते हैं, इसको लग्नेश कहते हैं और बाकी किसको क्या कहते हैं वो सब मैं जानता था। लेकिन कुछ ऐसी कुंडलियां थी जिन्होंने कि पूरी की पूरी किताब के ज्ञान को एक साइड हटाने के लिए मजबूर किया था। ये उसमें से एक कुंडली थी। उसमें से एक कुंडली मैं पहले भी शेयर कर चुका जिसमें मैंने बताया था कि पहली बार मैंने समझा था कि लग्नेश किसे कहते हैं। जब ये केस मेरे पास आया था उस समय तक मेरे लिए मेरा लग्नेश क्या होता था, जो फर्स्ट हाउस है उसके मालिक को ही हम लग्नेश कहते थे, जो कि हर इंसान करता है। आप कोई भी वीडियो उठा लो वो यही बात करते। तो ये केस क्या था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस केस ने जिंदगी में जो कुछ सिखाया ये अपने आप में बहुत ही एक अलग अनुभव था जो शायद ऐसे सोचने को भी नहीं बनता। जिन जातिका की ये कुंडली है उनसे जब हमारी बात हुई तो फेसबुक पे क्या होता था कि हम सीधे एक मैसेज कर लेते थे कि हाँ ये हमारी डिटेल है और ये हमारा चार्ट है। और हम भी उस टाइम क्योंकि बुकिश नॉलेज पे चल रहे थे, जिंदगी का जमीनी ज्ञान और किताबी ज्ञान में बहुत अंतर होता है, ये वहां पे समझ में आया था। कुंडली को देखकर मैं इनसे कह रहा था कि गुरु जो है वो नीच का है लेकिन वक्री है तो ठीक भी है, और फिर जो उपाय दिख रहे थे वो मैं दे रहा था। इस समय तक मेरे को श्रापित ग्रह का कंसेप्ट तो पता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये कुंडली आई थी उस समय मैं ये जानता था कि ग्रह श्रापित होता है, हाँ ये अपने पास लॉजिक था। लेकिन उस टाइम मेरे को इस वाले कंसेप्ट का जो मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि जो मिड पॉइंट लॉर्ड है ये इनके आने के पहले तक उतना मेरे हाथ में नहीं आया था। वो मेरे को सिर्फ हिंट थी लेकिन वो मेरी उस पर कमांड नहीं थी। ये कमांड तो मेरी काफी समय के बाद जाके हुई थी। ये केस क्या था, ये ऐसा केस था जिसको कि एक आम इंसान को अगर मैं बोलूं तो अभी वो मुझे पागल समझ लेगा। जब इनसे बात हुई तो पहले तो इन्होंने भी पूरी चीजों को शायद नहीं क्लियर किया, या मैंने भी उस टाइम पूरी खुलने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमें भी लगता था कि हाँ ये दिख रहा है, हमें बता रहे हैं ठीक जा रहा है। बाद में उन्होंने कहा कि ब्रह्म राक्षस और ऐसा कुछ। अब मैं हैरान था, मैंने कहा ये क्या चीज होती है ब्रह्म राक्षस, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन एक हकीकत ये है कि अगर हम वेस्ट बंगाल और उस साइड के एरियाज को देखते हैं तो वहां के कल्चर में वो चीजों को मानते हैं। तो मैंने सुना वहां पे कि और भी कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें कि भूत और ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो ये केस भी उसमें से अपने आप में एक केस था जो ब्रह्म राक्षस के केस की तरफ आगे निकल गया। अब सबसे पहला सवाल यह था कि श्रापित ग्रह का उपाय देना भी है कि नहीं देना। ठीक है, चलो श्रापित ग्रह दिख रहा है, उपाय अपने को कुछ आइडिया था तो हम कवच मंत्र ही यूज करते थे। हमने कवच मंत्र को भी यूज करने की सलाह दे दी, वेल एंड गुड। लेकिन जब उन्होंने ये बात बोली मेरे को तो पता ही नहीं था ब्रह्म राक्षस क्या है। अब जब मैंने उसे खोजा तो मैं 4 दिन सिर्फ इस बात पे परेशान रहा कि ये क्या सिचुएशन खड़ी हो गई। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर केस था जिसमें ये मानते हैं कि कोई ग्रह श्रापित है तो आपको किसी भी श्रापित ग्रह का उपाय नहीं देना, क्योंकि उसमें
उन एस्ट्रोलॉजर का एक मत है कि किसी ने दुख में आकर किसी को अगर श्राप दिया है और आप उसको वहां पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी उस श्राप का हिस्सा होते हो। ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज ये है कि ठीक है, अगर हम श्राप को खत्म नहीं भी कर रहे तो भाई सामने वाले को उसकी गलती का एहसास तो होना चाहिए कि हाँ, कुछ अपन से गलती हो गई है, इसके कारण अपनी जिंदगी में ये हो रहा है। इसलिए फिर हमने इसको बिहेवियर थेरेपी के ऊपर लेकर आए हैं कि आप जब भी, मैं किसी को बोलता हूँ कोई ग्रह श्रापित है अदर देन राहु, क्योंकि राहु का वो एग्जैक्ट उपाय अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी सबके साथ में कोई ना कोई आपको काम जोड़ देता हूं कि जाओ और उनके आशीर्वाद लेकर आओ, क्योंकि वो आशीर्वाद किसी के दिए हुए श्राप को काट देंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा किसी भी जन्म का कोई भी परेशानियां होंगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये यहां तक की चीज थी। अब चलते हैं कुंडली पे, और जिस तरीके से हमारा एनालिसिस होता है अब उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और समझेंगे कि कहाँ पे क्या केसेस हो रहे थे। ये कुंडली शुरू होती थी 4 नंबर से। हेल्थ का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा, वो भाग्य में बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है, क्योंकि किस्मत के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो हेल्थ के लिए हम मानेंगे कि ठीक ठाक है। फिर हम देखें कि फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड कौन है, तो यहां पे हम देखते हैं 29 डिग्री कर्क राशि कैंसर है, अश्लेषा नक्षत्र है, और बुध जो है वो मिड पॉइंट लॉर्ड है। जातिका बहुत ही शार्प माइंडेड है। जातिका का जो बुध मैंने आपको बताया था एक बच्चे जैसा होता है, वो हर चीज सोच समझ सकता है। एंड क्योंकि ये 12th हाउस का भी लॉर्ड है और साथ साथ में 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, तो जातिका में बहुत ही अदम्य साहस है, पराक्रम है, और एक 12th हाउस का जो फैक्टर है किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से सोच सकने का उसकी एक कैपेसिटी है। तो ये सारी तो पॉजिटिव चीजें थी। और ये 2nd हाउस में जाके बैठा हुआ है, रॉयल राशि है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये अच्छा है। कहीं ना कहीं ये मनी से जोड़ने की कंडीशन बहुत अच्छी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या है इसको भी देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव ये हो रहा है कि ये मर्क्यूरी जो है ये कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है मार्स और सन के साथ कनेक्ट। मार्स के साथ कनेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, ये तो छोटा सा बच्चा होता है बुध, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल जो है, मंगल है वो एग्रेशन है, मंगल एग्रेशन है, और ये आपस में दोनों जो होते हैं वो मानते हैं कि शत्रु भाव वाले प्लैनेट्स, इसीलिए कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन रह रह के परेशान करता है। सूर्य के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है तो वो इंसान में गुस्से को भरता है। तो फैमिली के अंदर ये 2nd हाउस में ये कॉम्बिनेशन फैमिली के साथ थोड़ा सा अपने को गुस्सा और परेशानियां दिखाता है। यहाँ पे ये एक चीज है जो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है रिगार्डिंग द फैमिली। बट बुध अपनी ओर से पॉजिटिव काम कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसके ऊपर बैठा कौन, बैठ गया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो बैठा वो बेसिकली कहाँ का लॉर्ड है, वो लॉर्ड है आपके लाभ भाव का, यानी उसे तो लाभ से मतलब उसका दूसरा जो है 7 नंबर की राशि वो आती है कहाँ पे, 4th हाउस में। 4th हाउस में आने के कारण सुख साधन जो है ये सारी चीजों को आपको आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं अपने दम पे दे देगी, ये बिल्कुल श्योर शॉट था। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ नवमांश में इन ग्रहों की पहले क्या स्थिति है। नवमांश में जब हम आते हैं, नवमांश जो है वो इनका बनता है कहीं ना कहीं बुध की 12 नंबर की उससे। अब जो इनका नवमांश क्रिएट होता है वहां पे क्या था कि चंद्रमा जो है वो वर्गोत्तम हो जाता है। चंद्रमा वर्गोत्तम होता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल फैक्टर के साथ इंसान को जोड़ता है, क्योंकि 12 नंबर की राशि। अब यहाँ पे साथ ही साथ नवमांश में बुध को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो कहाँ है, प्रोफेशन हाउस में, और फिर मंगल के साथ कंबाइंड हो रहा है। इसलिए जातिका जो है वो अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली, क्या बोलना चाहिए कि डेडिकेटेड है। जैसे मैंने पहले ही आपको आज नेहरू जी की कुंडली दिखाई थी, वहां मैंने कहा था ना कि मंगल और मंगल के साथ फिर क्या हो रहा था, जहां पे शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन पे मंगल का एस्पेक्ट था, यहां तो मंगल के साथ ही बुध का एस्पेक्ट है। ऐसे में इंसान हर सिचुएशन में अपने स्टेटस, अपने प्रोफेशन को हासिल करने की पूरी जोर तोड़ कोशिश करेगा, क्योंकि किस्मत उसको ये करने के लिए कह रही है। तो इनके साथ भी ये चीज हो रही है जो इनको आगे सफलता देगी। परेशानी ये है कि इसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, और शनि जो है वो प्लेनेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, इसीलिए किस्मत में यहां बैठने के बाद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होने के कारण शनि जो है वो चीजों को लेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन जो है ये फ्रस्ट्रेशन का कारण है। उच्च का शनि बहुत ही हाई लेवल का पेशेंस मांगता है,
तब जाके रिजल्ट्स बनते। ऊपर से शनि जो है वो राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो थोड़ा सा वो परेशानी हो रहा है, क्योंकि केतु के साथ जब शनि जुड़ेगा, मैंने आपसे कहा था राहु के साथ शनि जुड़ जाए तो बहुत आसान है, केतु के साथ जुड़ता है तो वो थोड़ा सा शनि को परेशानी होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट क्योंकि थोड़ा सा परेशान है, इसलिए लाइफ में कुछ ज्यादा ही बड़े परेशानियां थी। अब हम देखते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस का केस था, यानी कि एक अजीब सी भूत प्रेत बाधा वाला जो केस था, वो कैसे बन रहा था। इस चार्ट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कौन? एक तो शनि। शनि मालिक कहां का है? 7th हाउस का है और 8th हाउस का भी है। ठीक, ये दोनों ही घरों का स्वामी होकर शनि बहुत ज्यादा प्रबल स्ट्रॉन्ग, और आस्पेक्ट किसको कर रहा? लगन को। ऐसी परिस्थिति में जो 8th हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाउस है, उसका लॉर्ड होकर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बन जाना, दूसरा उच्च का हो जाना, और तीसरा केतु के साथ कनेक्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं ऐसी बाधाओं के साथ जुड़ रहा था। क्यों? क्योंकि शनि केतु के साथ जब कनेक्ट होगा तो केतु को हम मानेंगे पितृ वाला केस, और जो इनका कंसिडरेशन था कि कोई हमारे ही पूर्वजों में से किसी की डेथ हुई और उसी की आत्मा आके कभी इन पे और कभी इनके सिस्टर को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो देखिए, ये जो केतु है ये हमारा फोर फादर फैक्टर था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो शनि है वो 8th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था, और वो दोनों ही आपस में कनेक्ट है। केतु का एस्पेक्ट भी है 8th हाउस के ऊपर, ये भी काम कर रहा था। इस कारण से प्रेत बाधा का एक फैक्टर आ रहा था। दूसरा फैक्टर ये आ रहा था कि जो जुपिटर है नीच है, नीच के बाद वक्री है, लेकिन ये जो गुरु है, गुरु एक्चुअल में विजडम है, और जब ये गुरु जो कि विजडम है ये नीच की हो तो क्या होगा? चुनौतियां खड़ी कर देगा। देखिए, गुरु जो है वो मालिक कहां का है? 6th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ गुरु के पास किस्मत का भी कनेक्शन है। तो 6th हाउस का लॉर्ड होकर गुरु का नीच हो जाना, हम ये तो कहेंगे कि अपने शत्रुओं को निस्तो नाबूद करने वाला केस है, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड होके जैसे ही केंद्र में आएगा और 1st हाउस को देखेगा, एक तो हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये गुरु, दूसरी चीज ये कहां बैठ के नीच हुआ है? 7th हाउस में, जो कि हाउस ऑफ मैरिज है, वहां पे ये नीच हुआ, और कहां का स्वामी है? 6th हाउस का लॉर्ड है। तो ये दर्शाता है कि मैरिटल लाइफ के अंदर हस्बैंड से किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो, थोड़ा सा दुश्मनी का फैक्टर कनेक्ट हो जाए। लेकिन ये कहां का लॉर्ड है? ये आपके किस्मत का भी स्वामी है, जो कि नीच हुआ है, लेकिन कहां पे? 7th हाउस में। तो जब मैरिज होगी तो किस्मत भी खुलेगी, यहां ये भी चीज जुड़ी हुई है। कल किसी एक कमेंट में मैंने कहा भी था कि ये भी देखना होगा कि ग्रह बैठा कहां है, तो यहां भी देखिए 6th हाउस का लॉर्ड होके आगे जाना खराब है, लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड होके यहां आना जरूरी है, क्योंकि यही किस्मत खोल सकता है, यानी कि मैरिज होगी तो किस्मत भी खुलेगी। 36 और 36 के बाद मैरिज होने का केस क्यों बनेगा? क्योंकि ये गए हैं किसमें? शनि की राशि में, और शनि फिर केतु के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ गए, तो इस कारण से मैरिज जो है वो लेट होने की पूरी सिचुएशन यहाँ पे बनती है, जो कि बन रही थी। अब क्या क्या चीजें, इसी को हम फिर से उसमें चल के देखें कि नवमांश में क्या होता है। नवमांश में ये जो नीच का गुरु है ये किस राशि में गया? शुक्र की। शुक्र जो है उसको समझ लीजिए, शुक्र जो है गुरु का कोई फ्रेंडली प्लेनेट तो होता नहीं है। इस हिसाब से हम देखें तो गुरु अभी भी अपनी शत्रु की राशि में मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में भी गुरु उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा जितना कि उसे करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हमें गुरु का उपाय करना था। गुरु कुंडली में स्ट्रेंथ में भी कम है, 80 के आसपास से उसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पे उसकी भी जरूरत है, लेकिन जो फैक्टर्स उन्होंने बताया उसके बाद में वो उपाय दे ही नहीं पाया, क्योंकि जब वो नेगेटिव इंपैक्ट इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है तो उसको बल देने का मतलब है कि हम कहीं दोबारा वही फैक्टर्स को खड़ा ना कर दें, इसलिए यहाँ पे हाथ बहुत ज्यादा बंधे हुए थे। तो गुरु नीच तो है, स्ट्रेंथ में कम भी है, हेल्थ के लिए जरूरत भी है, लेकिन यहाँ पे मैं इनको स्टोन भी रिकमेंड नहीं कर पाता। ऐसे में जो मंत्र हम देते हैं फिर वो सिर्फ कवच मंत्र देते हैं कि भाई ना तो अच्छा ना तो बुरा, न्यूट्रल हो जा, बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ये मान के यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते। इसी तरीके से आप देखो कि जो शुक्र है जो लाभ भाव का स्वामी है वो काफी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि किस्मत में वो मालव्य योग को फॉर्म करता है। तो जातिका जो है एक स्टेज पे अराउंड 40 क्रॉस होने के बाद या 42 के बाद कहीं भी, क्योंकि राहु का फॉर्मेशन है, वो एक सडन राइज करेंगी अपनी जिंदगी में और
सक्सेसफुल गेन्स को वो हासिल कर जाएंगी इस वीनस के कारण। जो इसमें नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनता है, जो मन के अंदर एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, वो ये था केतु और चंद्रमा का मिलन, और चंद्रमा जो है वो वर्गोत्तम हो गया था। केतु चंद्रमा का मिलन जब होता है तो फिर मन में एक अज्ञात भय बैठने की भी संभावना बनती है। बट यहाँ पे देखिए वो अज्ञात भाव एक रियलिटी थी, जो अज्ञात भय है वो इनके लिए रियलिटी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी। तो वो चीजें इसके कारण कनेक्ट हो रही थी कि यह फॉर्मेशन है। और मैंने आपको शायद एक वीडियो और पहले भी दिया था जिसमें मैंने कहा था किसी जातिका ने मुझसे कहा कि बच्चों के पैरों के निशान है, और वो फोटो खींच के भेजने को तैयार है। मतलब मैं जातिका के इस कुंडली के माध्यम से बाकियों को यही सिखाना चाह रहा हूं कि हम जिस जिंदगी में जीते हैं उससे अलग हटके भी कुछ ऐसी सिचुएशनें हैं जो कहीं ना कहीं सच है। जो कुछ लोग जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये बातें ढकोसला है या गलत है या पागलपन है, लेकिन ऐसा नहीं। जिनके ऊपर ये बीत रही है वो कहीं ना कहीं सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं, इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये चीजें इसमें भी नजर आती हैं। फॉर्मेशंस कुंडली के हिसाब से देखें तो अच्छे हैं, लेकिन परेशानी क्या है, शनि जब भी कुंडली में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होता है ना, तो वो दुख का क्योंकि कारक ग्रह है, इसलिए जिंदगी में सारी चीजें देता है लेकिन दुख के साथ ही देता है। मैंने जैसे महात्मा गांधी जी की कुंडली में बताया था कि जिंदगी उनको बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन फिर भी एक सिंपल, सबसे ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ जो जिंदगी थी गांधी जी ने वही जी। तो कहीं ना कहीं जब शनि एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बन के निकलता है तो यहां पे क्या बनता है, फिर यहां से बनता है महाराजयोग, शश राजयोग। लेकिन इसके लिए आपको जनता के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हार्डशिप आपके लाइफ में ये दे रहा है ये आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशन को जरूर दे देगा, क्योंकि इस कुंडली में भी शश योग फॉर्म हो रहा है, शश योग वाला प्लेनेट स्ट्रांग है। थोड़ा सा उसको परेशानी मिल रही है तो राहु और केतु के कारण मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैरिज आपकी जो है वो जब गुरु आगे आएंगे, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, इन दोनों ही फॉर्मेशन में मैरिज के लिए गुड पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पे गुरु आएगा तो सूर्य से 7th को कम पूरा बना लेगा, और अगर आगे जाएगा तो चंद्रमा से 7th का फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर देगा। इसीलिए मैरिज को लेके आप परेशान मत होइए, अब खोज जारी रखिए। आगे तकरीबन हम मान सकते हैं कि जो पीरियड चल रहा है वो, नहीं तो अप्रैल के बाद से 1 साल में आपकी शादी भी हो जाएगी। सारी चीजें अब आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली आपको सक्सेस देगी। और कुछ हद तक इस शनि का जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, ये 12th के साथ कनेक्ट होना ये भी थोड़ा सा मानसिक परेशानी का कारण था, क्योंकि जो आपका लॉर्ड था मर्क्यूरी, वो 12th हाउस की भी क्वालिटीज लेके चल रहा था, और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट भी कहीं ना कहीं उसी क्वालिटीज को लेके चल रहा था। इसका दूसरा साइड ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आप विदेश से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन क्योंकि 4th हाउस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि आप वहां पे सेटल हो जाओगे। आना जाना आपका लगा रह सकता है, ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। धन्यवाद।